सभी विद्वजनों को नमस्कार। मैं नंदिनी। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला केरल की सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंजेरी राष्ट्रभाषा साहित्य संघ और पूर्व छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया है। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि सेंट पीटर्स महाविद्यालय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम की एक अंगीभूत इकाई है। 1964 में स्थापित यह महाविद्यालय आज एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 1999 से यहाँ हिंदी विभाग भी स्थापित है। यहाँ के 3 अलग अलग विभागों में शोध कार्य चल रहे हैं। कॉलेज के आदर्श वाक्य द वॉइस शैल इनहेरिट ग्लोरी अर्थात बुद्धिमान महिमा को विरासत में पाएंगे। अपने इसी आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस महाविद्यालय की 2 मजबूत विभाग है, पूर्व छात्र संघ और राष्ट्रभाषा साहित्य संघ। पूर्व छात्र संघ यानी स्पासा, सेंट पीटर्स कॉलेज एलुमनी एंड सुपर एनुएटेड स्टाफ एसोसिएशन। इसमें हमारे महाविद्यालय के अनेक छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं और हमारे ही विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु पी कौमा जी इसके सचिव है। साथ ही राष्ट्रभाषा साहित्य संघ सेंट पीटर्स महाविद्यालय के साथ मिलकर हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में चलाए जा रहे इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला का आज 12वें व्याख्यान है, जिसका विषय है कृष्णा सोपदी के उपन्यासों में भेद और यौनिकता। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रेखा सेठी मैम। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप अपना ऑडियो वीडियो बंद रखिए और यह भी ध्यान रखें कि बीच में शेयर स्क्रीन ऑप्शन को भी ना दबाइए, ताकि आप सभी इस कार्यक्रम को सुविधापूर्वक देख और सुन पाए। साथ ही मुख्य भाषण के बाद चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आप अपना नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना है, ताकि वेबिनार संपन्न होने के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जा सके। अब मैं कार्यक्रम के प्रारंभ की ओर जाना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रार्थना गीत के लिए अंकिता विजयन तृतीय वर्षीय छात्रा को आमंत्रित करती हूँ। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से ठले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना चाह रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, ये अंधेरा घना चाह रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा, है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले धम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। अब मैं स्वागत भाषण के लिए सेंट पीटर्स महाविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सिंधु टीए मैम को आमंत्रित करती हूँ। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, मुख्य वक्ता नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग के आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रेखा सेठी जी, दूसरे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से इस वेबिनार में जुड़े हुए प्राध्यापक बंधुओं, हिंदी प्रेमियों, शोध छात्रों
प्रिय छात्र छात्राओं, सबको मेरा प्रणाम। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला का समापन सत्र है यह। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस अध्ययन वर्ष में 12 व्याख्यानों की 2 व्याख्यान मालाएं चलाने का सौभाग्य मिला। पहली व्याख्यान माला कोच्चि के केरल हिंदी साहित्य मंडल के तत्वावधान में चलाई गई थी और दूसरी व्याख्यान माला, जैसे आपने सुना, कॉलेज के पूर्व छात्र संघ और हिंदी विभाग के राष्ट्रभाषा साहित्य संघ नामक छात्रों के साहित्यिक संघ के तत्वावधान में चलाई जा रही हैं। आज दूसरी व्याख्यान माला का अंतिम व्याख्यान है। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष डॉक्टर शाजू वर्गीस सर के प्रति हम आभारी हैं, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से ही एक कार्यक्रम निरंतर चलता है। हमेशा अनुसंधान में वे रुचि रखते हैं और निरंतर इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाने के लिए हमेशा प्रोत्साहन दिया करते हैं। हमारे विभाग का आभार व्यक्त करती हूँ और सर आपको इस वेबिनार में सबके तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय है कृष्णा सोबती के उपन्यासों में देह और यौनिकता। कृष्णा सोबती जी का मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। उनका जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई थी। 25 जनवरी 2019 को वे हमसे विदा हो गई थी। उनके बारे में अशोक वाजपेयी जी लिखते हैं, उनके जीवन और उनकी रचना में कोई दूरी नहीं थी। वे पूरे जीवन बल्कि दमखम के साथ अपना जीवन बिताती रही, जिसमें रसिकता, हार न मानना और अचूक ढंग से उदार और आतिथेय बने रहना सहज शामिल था। ओम थानवी जी लिखते हैं, वे किसी राजनीतिक विचारधारा की अनुयायी नहीं थी, किसी लेखक संघ की खेमेबाजी से भी नहीं जुड़ी, अपनी विचारधारा को मानवीय भर बताती रही। इसके बावजूद राजनीतिक स्तर पर वे बहुत जागरूक थी। वरिष्ठ लेखक और आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिखते हैं, मेरे विचार से कृष्णा सोबती जी महादेवी वर्मा के परवर्ती समय की हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण लेखिका है। और निर्मला जैन जी लिखती हैं, दरअसल लेखन और जीवन दोनों में उन्होंने अपने वैशिष्ट को बड़ी सावधानी से गढ़ा और बनाए रखा। आप करीब 70 वर्षों तक लगातार लिखती रही। 1955 में बादलों के घेरे नामक कहानी से चर्चा में आई थी और उनका कहानी संग्रह है बादलों के घेरे। लंबी कहानियां हैं, डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी, यारों के यार, 3 पहाड़, ये लड़की, जैनी मेहरबान सिंह, और उनके उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, और दूसरी किताबें हैं हम हशमत 3 भागों में, सोबती एक सोहबत, शब्दों के आलोक में, सोबती वैद्य संवाद, मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, लेखक का जनतंत्र, मार्फत दिल्ली, और उनका यात्रा वृत्तांत है बुद्ध का कमंडल लद्दाख। आपको सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले हैं और दूसरे कई पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं। आज आपके उपन्यासों में देह और यौनिकता पर व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रेखा सेठी जी। रेखा माँ, आपको सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की तरफ से, पूर्व छात्र संघ की तरफ से और राष्ट्रभाषा साहित्य संघ की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से सप्रेम सादर स्वागत करती हूँ। दूसरे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से कई प्राध्यापक बंधु जुड़ गए हैं, कई शोध छात्र जुड़ गए हैं और कई छात्र छात्राएं भी हैं।
सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अरे हम कोई के नाम तो देख सकते हैं जिन्हें हम सीधे तो परिचित नहीं हैं। डॉक्टर प्रणवा भारती जी जुग्गी हैं, देख सकती हैं। सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और यहाँ राष्ट्रभाषा साहित्य संघ के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पूर्व छात्र संघ के सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ जुड़े हुए सभी प्रतिभागी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक और बार स्वागत और नमस्कार। धन्यवाद मैम। अब मैं अध्यक्ष भाषण के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर का स्वागत करती हूँ। इस बार भी सर जुट नहीं पाए हैं, बोले थे कि जुट जाएंगे, नहीं जुट नहीं पाए हैं। हम आगे की ओर बढ़े। ठीक है मैम। अब हम कार्यक्रम की मुख्य बिंदु पर पहुंच चुके हैं। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है कृष्णा सोबदी के उपन्यासों में भेद और यौनिकता। इस विषय पर वक्तव्य के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज नई दिल्ली के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रेखा सेठी मैम। प्रोफेसर रेखा सेठी मैम दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में प्राध्यापक होने के साथ साथ एक सक्रिय लेखक, आलोचक, संपादक और अनुवादक भी है। उनका लेखन मूलतः समकालीन हिंदी कविता तथा कहानी के विशेष आलोचनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। रचना के मर्म तक पहुंचकर उसके संवेदनात्मक आयामों की पहचान करना उनकी आलोचना का उद्देश्य है। मीडिया अध्ययन, जेंडर की अवधारणा और उसकी सामाजिक अभिव्यक्ति के अध्ययन की विविध दिशाओं में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है, जिसका प्रमाण उनके लेखन में मिलता है। पिछले कुछ समय से वे स्त्री रचनाकारों की कविताओं के अध्ययन के माध्यम से साहित्य एवं जेंडर की अंध संबंधों को समझने की कोशिश कर रही है। उनका आग्रह स्त्री कविता को स्त्री पक्ष और उसके पार देखने का है। स्त्री कविता पर केंद्रित उनकी दो पुस्तकें स्त्री कविता पक्ष और परिप्रेक्ष्य तथा स्त्री कविता पहचान और द्वंद्व राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। हाल ही में उन्होंने कृष्ण सोबदी एक काउंटर आर्चिव पुस्तक का संपादन सुगृता पॉल कुमार के साथ मिलकर किया है, जो राउटलेट यूके से प्रकाशित हुआ। इनके अतिरिक्त उनकी प्रकाशित पुस्तकें में प्रमुख है विज्ञापन, भाषा और संरचना, विज्ञापन.com, व्यक्ति और व्यवस्था, स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी का संदर्भ मैं कहीं और भी होता हूँ, कुंवर नारायण की कविताएं, संपादन, निबंधों की दुनिया प्रेमचंद, संपादन, निबंधों की दुनिया हरिशंकर परसाई, संपादन तथा निबंधों की दुनिया भाल मुकुंद गुप्त, संपादन, हवा की मोहताज क्यों रहूं, हिंदू जैन की कविताएं, संपादन आदि। उनके द्वारा अनुदित सुगृता पॉल कुमार की अंग्रेजी कविताओं का हिंदी अनुवाद समय की कसम शीर्षक से पुस्तककार प्रकाशित है। उनके लिखे लेख व पुस्तक समीक्षाएं जनसत्ता, नया ज्ञानोदय, पूर्वग्रह, संवेद, हंस, द बुक रिव्यू, इंडियन लिटरेचर आदि पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के रेडग्रस विश्वविद्यालय, लंदन के इंपीरियल कॉलेज तथा पुर्तगाल के लिस्बन विश्वविद्यालय में हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत किए। पिछले दिनों विमेन्स राइटिंग इन इंडिया इश्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स विषय पर प्रिंसटन
विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई कार्यक्रम की डॉक्टर फौजिया फरूकी के साथ मिलकर उन्होंने वेब लेक्चर श्रृंखला का संयोजन किया था। ड्यूक यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम इंडियन लिटरेचर ऑफ मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के अंतर्गत आयोजित वक्तव्य श्रृंखला की अध्यक्ष के रूप में अपना सहयोग दिया। रेखा मैम, मैं तहे दिल से इस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और मुख्य भाषण के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी। और सबसे पहले आपकी सिंधु मैडम का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज के आपसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। मेरे लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में बैठे बैठे मैं आपसे ये संवाद स्थापित कर पा रही हूँ। यहाँ जितने भी गणमान्य प्राध्यापक प्राचार्य उपस्थित हैं उन सबको मेरा प्रणाम और सभी विद्यार्थियों को का भी बहुत बहुत अभिनंदन जो इससे जुड़े हैं। मैं समझ पाई हूँ जितना कि एक लंबी व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था आपके कॉलेज की तरफ से और ये बहुत उत्साहवर्धक है कि एक अंडर ग्रेजुएट कॉलेज या जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ हम जो हमारे पाठ्यक्रम के बाहर की चीज़ें हैं उन पर पढ़ें, उन पर बातचीत करें, क्योंकि उससे जितना विकास होता है विद्यार्थियों का उतना केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रहने से नहीं हो पाता। तो मैं स्वयं ऐसे कॉलेज में पढ़ाती हूँ और निरंतर ये कोशिश करती हूँ, तो इसलिए मैडम सिंधु की ये जो कोशिश है इसको मैं प्रणाम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कृष्णा सोबती का विस्तृत परिचय आपको दिया, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ या जो मेरी उम्र है उसमें मुझे कृष्णा जी को मिलने का, उन्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन केरल में आप कितना मिल पाए होंगे मैं नहीं जानती। तो मैं भी कुछ उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ चीज़ें पहले साझा करना चाहूँगी और तब मुख्य विषय पर आऊँगी। असल में मैं अपने विषय को 2-3 हिस्सों में बांट कर देखना चाहती हूँ। पहले मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ कि कृष्णा सोबती किस तरह की महिला थी, उनके लेखन का प्राण क्या था। दूसरा सवाल ये है कि स्त्री लेखन में, मतलब स्त्री लेखन को उन्होंने बहुत प्रेरणा दी, स्त्री विमर्श को भी, जिससे हम आज जानते हैं, लेकिन स्त्री लेखन की एक अलग कोटि को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उसके क्या कारण हैं, क्या बातें हैं, इन सब से भी मैं आपसे ये सारी बातें साझा करूंगी। तीसरा कि देह और यौनिकता को अलग से क्यों पढ़ा जाना चाहिए, या स्त्री लेखन में, स्त्री विमर्श में देह और यौनिकता की चर्चा किस रूप में होती है। और कृष्णा सोबती ने जब जो 1951 में लिखना शुरू किया तो निश्चित है कि समय से बहुत पहले उन्होंने इन मुद्दों पर बात की, लेकिन किस तरह से बात की, आलोचकों ने उस पर किस तरह से बात की, उन सब बातों के बारे में मैं आपसे अपने विचार साझा करूंगी। जिस किताब का जिक्र अभी नंदिनी ने किया वो किताब ये है जो रॉटलिट से प्रकाशित हुई है। इसके 2 एडिशन आए हैं। ये जो मेरे हाथ में है इस समय, ये यूके एडिशन है और एक इसका साउथ एशिया एडिशन भी आया है। इस किताब का शीर्षक है कृष्णा सोबती अ काउंटर आर्काइव।
काउंटर आर्काइव का मतलब क्या है? ये कृष्णा सोबती जी की एक तस्वीर है इसके अंदर। काउंटर आर्काइव ये है कि हम दिन प्रतिदिन जो जो काम करते हैं उनसे एक इतिहास बनता जाता है, लेकिन एक इतिहास पैरेलल भी होता है। पैरेलल मतलब समानांतर, जो वैसे दर्ज नहीं होता, लेकिन बहुत सी चीजों को समझने में हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। तो कृष्णा सोबती का जीवन और लेखन एक तरह से काउंटर आर्काइव ही है। कृष्णा जी के बारे में अभी सिंधु जी ने कहा कि वो पाकिस्तान में जो गुजरात था, वहां से विभाजन के बाद हिंदुस्तान के गुजरात आई, लेकिन उससे पहले भी उनके बचपन की जो बातें हम जानते पढ़ते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि उनके पिता जो थे वो ब्रिटिश सरकार की नौकरी में थे और शिमला में उनका आना जाना हुआ करता था। उनकी पढ़ाई भी कुछ शिमला में हुई है। तो एक बच्चे की नज़र से जो वो औपनिवेशिक शासन को देख रही थी, उन्होंने एक बार जैसे ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के एक प्रोग्राम में मैं थी और कृष्णा जी का वहाँ की नोट भाषण था। तो उन्होंने अपने समय के बारे में बताते हुए बताया, और ये बात उन्होंने लिखी भी है कई जगह, कि जब वो बच्ची थी तो एक बार उन्हें पता चला कि शिमला की जो मॉल रोड है, वहाँ से हिंदी के साहित्यकारों का जत्था गुजरने वाला है। वो आज़ादी के पक्ष में, आप ये कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कर रहे हैं, तो वहाँ भी उस आज़ादी के समर्थन में और उपनिवेशवाद के विरोध में, कॉलोनियल रूल के विरोध में, वो हिंदी के साहित्यकार वहाँ से गुजरने वाले थे। तो कृष्णा जी ने निराला के बारे में लिखा कि वो सबसे आगे ऐसे चले जा रहे थे और निराला बहुत लंबे ऊंचे कद के थे कि जैसे उनके बाप की सड़क हो। ये बात, बाप की सड़क का मुहावरा कृष्णा जी ने इस्तेमाल किया। तो एक छोटी सी बात से भी आपको पता चल रहा होगा कि कृष्णा जी की जो भाषा है, जो बातचीत है, वो थोड़ी अलग है, जो भाषा वो इस्तेमाल करते। दूसरी बात कि मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई, उसमें उन्होंने एक सर पे अपना आंचल रखा हुआ है। तो कृष्णा जी की जितनी भी तस्वीरें आप देखेंगे, उनमें आप देखेंगे कि उन्होंने दुपट्टे को सिर से लपेट रखा है। तीसरी बात कि वो एक खास तरह के कपड़े पहनती थी, जिनमें शरारा कुर्ता और ऐसा दुपट्टा रहता था। अब इस कपड़े का भी एक इतिहास है, इन कपड़े पहनने का भी। तभी मैं कह रही हूँ कि वो काउंटर आर्काइव की बात तभी हो रही है। इसमें मुझे कोई ऐसी तस्वीर मिल नहीं रही है इस किताब में, होगी ज़रूर, मतलब है ही। खैर, कहानी ये है कि वो जो शरारा पहनती थी, वो एक तरह का प्रोटेस्ट था। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक में उन्होंने लिखा कि जब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची और मौसी के घर में रह रही थी, तो मौसी ने कहा कि अब तुम्हें ये कपड़े पहनना छोड़ देना होगा, क्योंकि जब बंटवारा हुआ
तो कपड़े भी बट गए थे कि ये पोशाक जो थी वो ज़्यादा मुसलमान प्रतीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि सलवार सूट पहनो, ये हिंदुस्तानी पोशाक है। तो उसके विरोध में कृष्णा जी ने कहा कि अगर उन्हें ये चुनना पड़े कि वो मौसी के घर रह सकती हैं या नहीं, तो वो ये चुनेंगी कि वो ये पोशाक पहने, भले ही फिर कभी मौसी के घर में ना जुड़ सके। तो हमेशा के लिए जो पोशाक अगर बंटवारा करती है, अगर हिंदुस्तान की जो एक मिली जुली गंगा जमुनी संस्कृति है, अगर उसे तोड़ती है, तो कृष्णा जी उसके विरोध में खड़े होंगे। एक भाषण दिया था उन्होंने मावलंकर हॉल में, जिसकी खूब चर्चा की जाती है और YouTube पर उपलब्ध है। वो भाषण जो सरकार के विरोध में था, लेकिन सरकार से उनका मतलब उन राजनीतिक ताकतों से था जो साधारण मनुष्य के या नागरिकों के अधिकार छीनने की कोशिश करती है। तो इस तरह कृष्णा सोबती विद्रोह का, विरोध का, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होने का एक नाम है। दूसरी बात कि जो नाम सिंधु जी पढ़ रही थी कृष्णा जी की किताबों के, उनसे आपको एक अंदाज मिला होगा कि ये वो लेखिका है जो एक तरफ जिंदगी नामा लिखती है। जिंदगी नामा अविभाजित पंजाब की जीवन जैसा था, जैसे लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, बात करते थे, उसी भाषा में उस पूरे जीवन को रूपायित किया गया है। तो एक तरह से ये एक जगह की सोशियोलॉजिकल स्टडी भी है कि आप उसे पढ़ें तो आप वहाँ की भाषा को जान पाएंगे, वहाँ लोगों के संबंध कैसे होते हैं, आपस में बोली ठोली कैसे होती है, मजाक कैसे होता है, वो सब आप जान पाएंगे। 4 वॉल्यूम उन्होंने हम हशमत के लिखे, जहाँ उन्होंने अपने जो समकालीन हिंदी के रचनाकार हैं उन पर टिप्पणी की है, और वहाँ उन्होंने मेल वॉइस इख्तियार कर लिया। हशमत जो है वो कृष्णा सोबती का ऑल्टर ईगो है, तो पुरुष की आवाज में वो लिखती हैं। तो ये सवाल उठता है कि क्या ज़रूरत थी उनको, और उन्होंने ये लिखा कि जब मैं हशमत बनकर लिखती हूँ मेरी हैंडराइटिंग भी बदल जाती है। तो एक और व्यक्तित्व, इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कृष्णा जी बार बार ये कहती हैं कि एक जो रचनाकार होता है वो स्त्री और पुरुष नहीं होता है, वो पर काया प्रवेश करता है, वो एक बारीक नजर से अपने समाज को देखता है और उस समाज को जैसा उसे नजर आता है वो उसे रचने की कोशिश करता है। तो एक लेखक के भीतर स्त्री भी है, पुरुष भी है, एक तरह से जैसे ईश्वर का रूप अर्धनारीश्वर का है, वैसी ही लिखना जो है मतलब लेखक का आदर्श होना चाहिए। तीसरी बात कि लेखक का जनतंत्र उनके इंटरव्यूज का संकलन है। पॉलिटिकल अवेयरनेस उनको बहुत था, तो अपने समाज राजनीति पर उन्होंने खुल के लिखा। अब हम आते हैं उनके लेखन के उस पक्ष पर जिस पर हम ज्यादा बात करेंगे, वो हैं उनके वो उपन्यास जिन्होंने खासी हलचल मचाई। पहला उपन्यास था डार से बिछड़ी, फिर मित्रों मरजानी की बात की गई, सूरजमुखी अंधेरे के की बात की गई, ऑफ कोर्स जिंदगी नामा तो है ही, लेकिन जो विमेन सेंट्रिक हैं, दिलो दानिश, ए लड़की,
समय सरगम, इन सब में जो मुख्य किरदार है उसमें औरतें हैं। मित्रों मरजानी को लेकर बहुत हंगामा हुआ था क्योंकि वो एक पहला उपन्यास है 1967 में प्रकाशित हुआ। 1967 का मतलब ये है कि मुझे पैदा हुए बस 1 साल हुआ था, तो यहाँ जुड़े हुए जितने लोग हैं उनमें से बहुत से लोगों का जन्म नहीं हुआ था, खास तौर पे विद्यार्थी बहुत छोटे हैं। तो 50 साल पहले आज हम ये बात करते हैं कि हम अपनी जितना भी स्त्री लेखन है उसमें स्त्री की डिजायर, आज जो विमेन्स राइटिंग्स हैं या जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है, जैसे अगर आपने पढ़ा हो या सुना हो माधवी मेनन की किताब हिस्ट्री ऑफ डिजायर, तो आज फूको के 3 वॉल्यूम्स हैं हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी को लेकर। तो आज हम सब ये बात कर रहे हैं कि सेक्सुअलिटी, प्लेजर, डिजायर, स्त्री के संदर्भ में इसके बारे में बात की जाए। तो 1967 में जब मित्रों मरजानी उपन्यास आया, जिसे सिंधु जी लंबी कहानी कह रही थी, कुछ लोग लंबी कहानी कहते हैं, 80-82 पेज का छोटा सा उपन्यास है, लेकिन कृष्णा जी का ये आग्रह था कि उसे उपन्यास ही कहा जाए क्योंकि उसमें उनका कहना ये था कि एक पूरे परिवेश की जिंदगी हमें दिखाई पड़ती है। तो इस उपन्यास में मैं उस घटना का वर्णन करूंगी। इस उपन्यास में की जो शुरुआत है वो एक ऐसे दृश्य से होती है जहां एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा है। पत्नी का नाम सुमित्रावंती है जो मित्रों है, और इसलिए पीट रहा है क्योंकि उसे शक है कि उसके अन्य पुरुषों से संबंध है। उसी पिटाई के बाद सास ससुर घबराए हुए आते हैं, जेठ जेठानी आते हैं एक समय पर फैसला करने के लिए। सुमित्रावंती को अपनी जेठानी के साथ कमरे में भेज दिया जाता है और सुमित्रावंती अपनी देह का एक एक कपड़ा उतार कर फेंक देती है और जेठानी से कहती है कि भाई मुझसे कोई होगा मुझसे ज्यादा खूबसूरत। उसको अपनी खूबसूरती पर, अपनी देह पर बड़ा अभिमान है और उसकी जेठानी कहती है कि जैसी तेरी देह है जिस पर तुझे इतना अभिमान है, हर स्त्री की देह ऐसी ही होती है, तो चाहे वो कैसे भी रूप रंग की हो, तो इसमें क्या। और फिर वो उसे ये भी कहती है कि औरत की जो देह है, नित नित झूठी होती औरत की देह तो पाप का घड़ा है। नित नित झूठी होती मतलब अगर वो अलग अलग लोगों से संबंध बनाती है तो स्त्री की जो शुचिता है, प्योरिटी, चेस्टिटी, ये सेक्सुअलिटी का जितना डिस्कोर्स है हिंदुस्तान में खास तौर पे, उसके केंद्र में रहा। क्यों छोटी उम्र की लड़कियां ब्याह दी जाती थी ताकि कोई उनकी देह अपवित्र ना हो जाए, वो कोई भूल ना कर बैठे, किसी और की ना हो जाए। तो स्त्री के लिए क्या जरूरी अनुबंध है कि वो, उसकी नैतिकता की कसौटी क्या है कि वो केवल एक पुरुष की होकर
उसके प्रति समर्पित होकर जिए। मतलब पितृसत्ता का ही ये एक रूप है जो उस स्त्री की देह पर उसके पति को पूरा अधिकार देती है। अब 1967 में कृष्णा सोबती एक ऐसी कैरेक्टर ले आती हैं जो ये कहे कि भाई मेरी देह तो जो है वो मछली सी तड़पती है और जेठानी से कह रही है कि तेरा जो देवर है वो तो मेरी देह की प्यास जानता ही नहीं। तो ये बहुत एक ऐसा सेंसेशनल डायलॉग था। अब तो शायद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ऐसे खबरें हम रोज अखबार के जो आपका सिटी वाला अखबार आता है तो रोज हम देखते रहते हैं कि फलानी हीरोइन ने ये कहा, फलानी हीरोइन ने ये कहा। उसको अभिमान है कि वो उसके पास ऐसी देह है जो अखबार के पहले पन्नों पे छप सकती है, जो जिसमें वो बिकनी पहन के घूम सकती है, जिसमें यानी सौंदर्य की परिभाषा बदल रही है। और स्त्री सौंदर्य जो कि बाजार नियंत्रित करता है, उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो औरत कैसी दिखती है और कैसे बिकती है ना, क्योंकि बाजार ने तो यही दिया। लेकिन यहाँ कृष्णा सोबती ने एक स्त्री के मुख से ये कहलवाया कि भाई मतलब जो तेरा फैसला करने बैठे हैं या जो और लोग हैं जो तेरे बारे में सोचते हैं वो सोचा करें, तुझे क्या, तुझे तो भगवान ने इस दुनिया में मजे लूटने को भेजा है, तो चिंता फिकर तेरे बैरियों को मित्र। तो ये सारे डायलॉग्स उसमें आते हैं। तो ऐसा लगा, आलोचना की दुनिया में भी एक हलचल मच गई कि आप ऐसी किताब को कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, किसी को कैसे कहेंगे कि आप ये किताब पढ़िए। ठीक है, तो कौन है कृष्णा सोबती जिन्होंने ऐसी किताब लिख दी? तो ये कहा जाने लगा कि उनका लेखन बड़ा बोल्ड है। तो हमने आज बोल्डनेस की भी एक परिभाषा बना ली है ना। कौन बोल्ड है? जो खुल करके अपनी बात रख सकता है, जो हिचकता नहीं है, जो देह से जुड़ी हुई भाषा, मतलब उसके पास शब्द हैं उसे कहने को। ठीक है, तो सचमुच क्या कृष्णा सोबती के लेखन को बोल्ड कहने से हम छुट्टी पा सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ बस इतना ही इसका सच है? तो ऐसा नहीं। देखिए, मैं कई बार ये बात कोट कर चुकी हूँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है? वो सांस्कृतिक विरासत कृष्णा सोबती की भी थी। वो विरासत है कबीर की विरासत। कबीर की विरासत में क्यों कह रही हूँ कि आपने सुना होगा कबीर का ये दोहा, फूटा कुंभ जल जल, क्या है? कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् जानो क्या नहीं। यानी देह क्या है? कुंभ है, घड़ा है, और उसके भीतर क्या है? आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व ईश्वर से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो गीता का श्लोक है कि आत्मा तो जो है अविनाशी है, देह मात्र उसका वस्त्र है, देह खत्म होती है, आत्मा नया चोला धारण कर लेती है। ठीक है,
तो हमारे यहाँ जो हमारी पूरी दार्शनिक व्यवस्था है उसमें देह के कोई मायने नहीं। कृष्णा सोबती ने भी अपने एक उपन्यास ए लड़की में जो उसकी मुख्य पात्र है वो कहती है कि देह क्या है, एक वस्त्र है, पहन लिया तो इस लोक, उतार दिया तो परलोक, दूसरे लोक। तो अब जिस व्यक्ति के लिए, जिस संस्कृति के लिए, जिस दर्शन के लिए देह के कोई मायने नहीं है, वो अपनी रचनाओं में देह को कैसे प्रस्तुत करती है, ये चैलेंज है। तो क्या मित्रों जैसा चरित्र जो उन्होंने बनाया वो किसी तरह की सेंसेशन खड़ा करने के लिए था? क्या वो एक बोल्ड स्टेटमेंट देने के लिए था कि एक औरत की भी इच्छा आकांक्षा हो सकती है, उसकी भी यौन इच्छा हो सकती है और उसे सुना जाना चाहिए? कृष्णा सोबती ने कहा मित्रों, लेकिन अगर मतलब एक सवाल ये भी था कि अगर किसी की इच्छा होती भी है तो क्या लेखक उसे लिख पाता है? क्या वो इतना साहसी है कि वो लिख पाए? तो कृष्णा सोबती ने कहा, मैं कोट कर रही हूं, मित्रों मात्र लेखकीय साहसिकता ही नहीं, एक खोज है और चुनौती भी। मतलब कि वो एक तरह का चैलेंज है जो लेखक के सामने आया। फिर उन्होंने उस ऐसे में मतलब जितने उपन्यास कृष्णा सोबती ने लिखे हैं उनके बारे में एक एक निबंध भी लिखा। तो उन्होंने कहा कि चुनौती है और खोज। उन्होंने ब्यौरा दिया कि कैसे एक औरत की बात उन्होंने सुनी थी जो मजदूर तबके की औरत थी और वो ठेकेदार को इस तरह की भाषा में खुला आमंत्रण दे रही थी। और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने एक और बात सुनी कहीं और, जिसमें कि जो घर की बहू थी वो सास को ताना दे रही थी कि उसका जो बेटा है वो संग सेहत का नहीं है, तो उसकी देह में वो आकांक्षा नहीं है। इन सब पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन कुल मिला के मेरा मानना ये है कि कृष्णा सोबती के ये जो स्त्री पात्र हैं, किरदार हैं उनके उपन्यासों में, ये एक पूरी यात्रा करते हैं देह से देह अतीत होने तक की। देह अतीत जहां देह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये यात्रा के प्रोसेस में वो अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपनी आइडेंटिटी की तलाश करते हैं, उसको आवाज लगाते हैं। और फिर जो औरतें हमारे सामने आती हैं वो एक दमखम की स्त्रियां हैं जो अपने होने में पूरी तरह आश्वस्त है। ठीक है? तो मित्रों, ये जो समाज के रेगुलेशंस हैं नैतिकता के, जिसमें स्त्री का जो वस्त्र है वो लज्जा का प्रतीक है कि उसको हर समय पवित्र रहना है, उसकी ये जो लज्जा उसका गहना है, केवल पति के प्रति समर्पित होना है, अपने देह के बारे में खुद कभी न सोचना है न कहना है। और एक स्त्री का जो जीवन है वो जीवन समर्पण का जीवन है, ममता का जीवन है, परिवार में होम हो जाने का जीवन है। तो कृष्णा सोबती ने इस चौखटे को चैलेंज किया और जो जन समाज वो देख रही थी उसमें से जीती जागती ऐसी औरतें प्रस्तुत की
मतलब ये नहीं है कि समाज में ऐसी स्त्रियां थी नहीं थी, लेकिन साहित्य में हमने उनको कोई जगह नहीं दी थी, उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उस भाषा में बात नहीं की थी। तो आप, मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो कृष्णा सोबती ने इस चीज को एक तरह से चैलेंज किया और अपने ही समाज से ऐसी स्त्रियां हमारे सामने रखी जो इन सब पक्षों पर बात करती। अब मैंने अभी तक आपको मित्रो मरजानी को उदाहरण दिया जो 1967 में प्रकाशित हुई, लेकिन पहला जो उपन्यास है वो 1951 में आया और 1951 में उस उपन्यास के ठीक पहले पन्ने पर ये लाइन लिखी थी कि एक बार का थिरका पैर जिंदगानी धूल में मिला देगा। इसका मतलब क्या है? एक बार का थिरका पैर जिंदगानी धूल में मिला देगा का मतलब ये हुआ कि एक औरत ने जरा भी गलती कर ली, ठीक है, अगर उसने अपने घर की चौखट पार कर ली तो वो किसी जगह की नहीं रहेगी। अब ये चौखट पार करना भी उसकी देह से जुड़ा हुआ और उसकी सेक्सुअलिटी से, यौनिकता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि परिवार की मर्यादा उसकी देह की पवित्रता पर टिकी हुई है। इसलिए जैसे ही उस उपन्यास में ये लगता है कि 13-14 साल की जो लड़की है जिसकी माँ घर से निकल गई थी, वो लड़की अब जब जवान हो रही है और अगर वो इस तरह से निकल गई या कुछ ऐसा कर बैठी तो उसके परिवार की इज्जत नहीं रहेगी। तो इसके लिए उस लड़की की पिटाई हो सकती है, मार मार के उसकी देह नीली कर देते हैं। और जब उसकी देह नीली हो जाती है और वो नहाती है तब भी वो अपनी देह को देख रही है और एडमायर कर रही है। 13-14 साल की लड़की है, सोचिए, और अपनी देह को ये एडमायर कर रही है। मित्रो मरजानी में जो सास है वो अपने बेटों की तरफ देखती है कि ऊंची कदकाठी है तो वो उसको एडमायर करती है। तो यानी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ फिजिकलिटी इन उपन्यासों में दिखता है। यहाँ तक कि ए लड़की जो उपन्यास है उस उपन्यास में जो अम्मू है जो कि लगभग मृत्युशैया पर है और अपनी बेटी से संवाद कर रही है, तो वो लगातार ये कहती है कि भोजन के बारे में बात करती है कि आम को मलाई में डालकर खाने में बड़ा आनंद आता था, ये चाय ऐसे बना दे, ये खाना ऐसे दे दे, ठंडा खाने से चित्त हरा हो जाएगा। मतलब इतनी सारी बातें खाने को लेकर, पहनने को लेकर, स्मेल को लेकर, उस वातावरण को, तो ये सब कहाँ से महसूस करना है? उस देह से ही महसूस करना है। तो कृष्णा सोबती के उपन्यासों में ये जो फिजिकलिटी है, ये देह के प्रति जो सजगता है, इंद्रियों के प्रति जो सजगता है, ये उन्हें विशिष्ट बनाती है। दूसरी बात मैंने कही कि मतलब एक तरफ डार से बिछड़ी उपन्यास है जो कि पूरा उस लड़की की यात्रा का उपन्यास है कि जिसे बार बार सेक्सुअली एब्यूज किया जाता है। परिवार में वो निकली, मतलब वो एक बड़ी उम्र के व्यक्ति से उसका विवाह कर दिया जाता है, फिर पति की मृत्यु हो जाती है, परिवार के ही लोग एब्यूज करते हैं, फिर पूरी यात्रा है, उसके बाद वो कहीं और पहुंच जाती है, फिर कहीं और पहुंच जाती है, लेकिन हर जगह उसकी नियति यही है कि उसकी देह का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी भावना, लेकिन ये जो उसका दैहिक शोषण है ये उसे तोड़ता नहीं है,
ये उसे खत्म नहीं करता। उसके बावजूद उसका यूं कहना चाहिए कि उसका मन जो है वो हार नहीं मानता और वो अपनी जिंदगी जिए जा रही। दूसरा उपन्यास मित्रों मरजानी हो गया, उस पर हमने काफी बात की। तीसरा उपन्यास जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगी वो है सूरजमुखी अंधेरे के। ये उपन्यास भी एक लड़की की कहानी है, उस लड़की की जिसे रति उसका नाम है, जिसे बचपन में सेक्सुअल एब्यूज सहना पड़ा और इसकी वजह से उसके मन में एक ग्रंथि सी बन गई है। लेकिन वो लड़की एक के बाद एक 4-5 पुरुष उसके जीवन में आते हैं, उनके साथ वो संबंध बनाना चाहती है, लेकिन हर बार दोस्ती के बाद, प्रेम के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो उसकी देह उनके साथ खुल नहीं पाती है। तो उस देह का जो कठिनाई है वो लगातार उसको सहना पड़ता है। तो ये जो कहानी है रति की, जो सेक्सुअल एब्यूज से उस बिंदु तक पहुंचती है जहां वो प्रेम को महसूस कर पाती है, फिर देह और यौनिकता से जुड़ी हुई कहानी है। लेकिन इस उपन्यास में एक खास प्रसंग है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। वो प्रसंग है जब रति दिवाकर का जो प्रेम प्रसंग है, जिस तरह वो प्रेम खुलता है, मैं रीड करना चाहूंगी। हाँ, 1 मिनट में वो कोट ढूंढ रही हूँ। हाँ, ये 1972 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। रति मगन सी चुपचाप लेटी रही, छलछलाते बड़बड़ाते ज्वार की स्तुति में दिवाकर ने रति को भींचा और गले के बटन खोल डाले। हाथ से सुख लिया, कमर पर के बंद खोले और बार बार उस जलथल को चूमते चले गए, जिसे हम लव मेकिंग कहते हैं, उसका प्रसंग है। और यकीन जानिए कि इस प्रसंग को निभाने के लिए आपको एक गजब की भाषा चाहिए, जिसमें एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति भी हो और जिसमें नियंत्रण भी हो, जिससे कि वो अश्लील न बन जाए। तो ऐसी भाषा कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यासों में ढूंढी। अब हमारा एक ये सवाल था कि क्या देह और यौनिकता पर बात करना जरूरी है? मैं उस ओर लौटूंगी। जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो हम अलगाते हैं कि सेक्स बायोलॉजिकल है और जेंडर जो है वो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, और जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है वो हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो शिक्षा के हों, नौकरी करने की जगहें हों या और भी कोई हो, सारे इंस्टीट्यूशंस में हमारा जेंडर कंस्ट्रक्ट बनता है। जेंडर कंस्ट्रक्ट जिसमें हमसे अपेक्षा की जाती है कि पुरुष है तो वो कभी रो नहीं सकता, लड़की है तो उसे सॉफ्ट होना चाहिए, जोर से नहीं बोलना, हंसना नहीं, अपनी इच्छा को व्यक्त नहीं करना, सबके बाद खाना खाना है, अपनी भूख का जिक्र नहीं करना, माँ की तरह ममतामयी होना है।
तो पूरा स्टीरियोटाइप गढ़ा हुआ। ठीक है, तो अनामिका की एक कविता आपको याद होगी, स्त्रियां, शायद बहुत लोगों ने वो कविता पढ़ी हो, सिलेबस में भी हो, तो जिसमें एक जगह आता है कि हमने कहा कि पढ़ो हमें एक एक शब्द, यानी उस कविता में एक प्रसंग है कि हमें पढ़ा गया कैसे, जैसे कि पढ़ा जाता है चना जोर गरम खाने के बाद उसका फटा हुआ कागज। लेकिन स्त्रियों ने अपने लेखन से क्या आग्रह किया कि हमें पढ़ो एक एक शब्द जैसे पढ़ा जाता है बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। ठीक है, तो अब इसने जो डिस्कोर्स था उसको बदला। अब कृष्णा सोबती ने तो जब लिखना शुरू किया, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स आया, जिस पर हम बात कर रहे हैं 1990 से, 90s के बाद हम हिंदुस्तान में उसकी बात करने लगे। लेकिन कृष्णा सोबती का तो लिखने का समय 1951 का एक उपन्यास है, एक 67 का है, एक 72 का है और एक फिर 91 का है। लेकिन जो 91 का उपन्यास है, उस उपन्यास में तो माँ और बेटी के बीच संवाद हो रहा है स्त्री के जीवन को लेकर, और उसमें वो लगातार ये कह रही हैं कि देखो, पहले उपन्यास में 1951 में वो कहती हैं कि एक बार का थिरका पैर जिंदगानी धूल में मिला देगा, और यहाँ वो कहती हैं कि अपने में होना ही परम है। तो एक स्त्री का गोल पोस्ट बदल गया ना, कि जो ये बात थी कि घर से पहर बाहर मत निकालो, और उसमें जो लड़की है, अम्मू है, मतलब जो करीब 90 साल की हैं और कभी भी जीवन जा सकता है, और बेटी है जो पढ़ी लिखी है, तो उसमें माँ के मन में ये सवाल आता है कि जब माँ नहीं रहेगी तो कौन देखेगा। तो वो कहती है कि मतलब जब कोई नहीं होगा तो किसको आवाज लगाओगी, माँ पूछती है बेटी से। तो वो कहती है कि मैं किसी को आवाज नहीं लगाऊंगी, जो मुझे आवाज लगाएगा मैं केवल उसका जवाब दूंगी। तो इस तरह एक पूरी यात्रा तय होती है 51 से लेकर 91 तक, और उसमें अम्मू बातचीत करती हैं, जिक्र करती हैं कि हाँ कि एक मिनट, हाँ, तो पूरी यात्रा मुझे ये लगता है कि 40 साल में उन्होंने सोच की एक पूरी यात्रा तय की है कि वहां वो लड़की अपने में हो सकती है, ये फैसला कर सकती है कि वो अच्छा, कुछ और पंक्तियां हैं जो पेट्रियार्की को ध्वस्त करती हैं, उसी उपन्यास में आती हैं। अम्मू कहती हैं, गृहस्थी में सारी शोभा नामों की है, घर का यह खेल बराबरी का नहीं, गृहस्थ में पांव रखकर स्त्री का जो मंथन मर्दन होता है वह भूचाल के झटकों से कम नहीं होता। तो यानी एक पेट्रियार्की, अभी तो हम 91 में कहने लगे ना कि पितृसत्ता जो है, जेंडर का कंस्ट्रक्ट जो है वो पितृसत्ता बनाती है,
और कृष्णा सोबती इतने पहले से ये उपन्यास लिखती आ रही हैं और वो ये कोशिश कर रही हैं बराबर के स्त्री की बराबरी की बात वो कर सकें, और बराबरी की बात करते हुए माफ कीजिएगा मेरी चार्जिंग, हाँ, तो अब वो कहती हैं कि स्त्री होना अपने में होना है, परम होना है, ये सब बातें वो वहां स्वीकार करती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है, ये स्त्री लेखन को, उसकी एक एक बात को, उसके अस्तित्व को अलग से डिफाइन करने लगता है, उसकी अस्मिता को, उसकी आइडेंटिटी। और स्त्री की जो आइडेंटिटी है, एक तरफ उसके सामाजिक नागरिक अधिकारों से जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ ये उसकी चॉइस है कि वो, जैसे मित्रों मरजानी में अगर मित्रों ये कहती है कि वो अपने आप को अपनी देह से जानती है, तो ये उसकी चॉइस है, ये उसका अपना चुनाव। तो इसीलिए इस पर ये बात होने लगी सिर्फ हमारे देश में या हमारे साहित्य में नहीं, दुनिया भर में सेक्सुअलिटी को केंद्र में रख के बातें होने लगी। लेकिन हमारे यहाँ शुरू में जब ये सेक्सुअलिटी पर बात हुई तो कई तरह से विचार विमर्श हुआ, जिसमें ये कहा गया कि इस बात को केंद्र में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। इसका मैं उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करूंगी। इसमें ये हुआ कि बहुत से लेखक लेखिकाओं को ये लगा कि अगर वो स्त्री की देह का वर्णन करेंगे, देखिए दो चीजें हैं, एक तो है कि चरित्र क्या कर रहा है, चरित्र की गतिविधियां क्या हैं उस रचना में, और दूसरा ये है कि लेखक उस चरित्र को कैसे प्रस्तुत कर रहा है। तो अगर लेखक ऐसे प्रस्तुत करता है कि वो खुद उसमें चटकारे लेने लगे या एंजॉय करने लगे, या लोगों को एक रसिकता के साथ, जैसे कि आपके रीतिकाल में होता है कि देह को एक रसिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उससे परेशानी पैदा होती है। तो जब भी हम यौनिकता की बात करते हैं तो हम स्त्री पर, स्त्री की देह के अधिकार की बात तो जरूर करते हैं, जैसा वो चाहे, क्योंकि ये जो हमारा सारा डिस्कोर्स इस बात से जुड़ा हुआ है कि वो आनंद, प्लेजर बहुत की वर्ड है सेक्सुअलिटी स्टडीज में, कि ये जो आनंद है वो आनंद पर स्त्री का भी अधिकार है, वो भी ये आनंद ग्रहण करती है। तो इसको केंद्र में रखकर चर्चाएं हो रही हैं। कृष्णा सोबती ने इस पर अलग से विचार नहीं किया है, लेकिन अपने लेखन में और सोबती वेद संवाद में उन्होंने इस बात पर जरूर टिप्पणी की है कि स्त्री का जो अनुभव है वो पुरुष के अनुभव से अलग नहीं होता, तो इसलिए उस अनुभव के बारे में बात करना आवश्यक है। उसको जैसी, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूं तो कृष्णा जी का ये आग्रह है कि जैसी स्त्रियां होती हैं उन्होंने वैसी स्त्रियां अपने लेखन में प्रस्तुत करने की कोशिश की। ऐसी स्त्रियां नहीं, ऐसा कोशिश नहीं की कि स्त्री के माध्यम से नारी तू केवल श्रद्धा हो कह करके एक पैराडाइम बनाया हो या एक स्त्री का रूप गढ़ा हो जो वास्तव में नहीं होता। दूसरा कि कृष्णा जी के लेखन में, कृष्णा जी के उपन्यासों में जो स्त्रियां होती हैं
जिस तरह वो अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं, वे अभिव्यक्ति उनके भीतर से उपजती है। तो वो जैसी हैं वैसी होने में कंफर्टेबल है। मतलब एक औरत, अगर वो औरत है, उसकी औरत की देह है, जैसे सजना संवरना, उसकी अच्छी चीजों की आकांक्षा करना, तो वो उसमें कंफर्टेबल होती है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो स्त्री अधिकारों की बातें करती है तो उसको सुंदर, मतलब उसको ये सौंदर्य के जो उपकरण है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, इसके वो विरोध में खड़ी होगी, इसके विरोध में खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस चलाती है। तो यानी कृष्णा जी को इन सब चीजों की सजगता थी, जिसे उन्होंने अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया। और एक तरह से ए लड़की जो उनका उपन्यास है, वो एक तरह से निष्कर्षात्मक उपन्यास है। और उसमें जो उनके छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कृष्णा जी अपने आप से संवाद कर रही हैं। तो माँ बेटी से कहती है, बिछौने के सुख से अलग कई और भी सुख हैं दुनिया में। ये बेटी नहीं कह रही है, माँ कह रही है, जिससे पूरी जिंदगी। लेकिन एक बात ये भी है कि अपने सभी उपन्यासों में वो परिवार और परिवार के सुख को बहुत सेलिब्रेट भी करती हैं। मित्रों मरजानी में ही जो मित्रों के ससुर हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो घर गृहस्थी का सुख है, ये इसमें आदमी मनुष्य घाटे में नहीं रहता, मनुष्य कमी नहीं रहती उसको। तो जब वो स्त्री के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात करती हैं, तो वो परिवार के विरोध में नहीं है, ये मार्क करना भी जरूरी है। परिवार को वो हर जगह बहुत महत्व देती हैं, और उस परिवार के बीच से ही वो स्त्री अपने आप में भरी पूरी निकलती है, जिसके लिए कृष्ण जी ने एक जगह जो मैं कोट कर रही थी, कि माँ बेटी को कहती है, तुम सी निजकारी गूंज के लिए बड़ा आकाश और धरती चाहिए। तो इसकी स्वीकृति उनके यहाँ बनती है, ये जरूरी है। बस अंत में मैं ये कहूंगी कि ये जो 3-4 उपन्यासों की मैं बात कर रही थी, दिलोदानिश में भी ऐसा नजर आता है कि ये औरतें अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र और समर्थ हैं, एक बात। दूसरी बात, वो बहुत हमें दीनहीन, वल्नरेबल नहीं नजर आती, खुद के लिए खुद खड़ी हो सकती हैं। अलग अलग पात्र अपनी स्पिरिट में एक ही जैसे हैं। तो हमारे सामने एक स्त्री की तस्वीर बनती है, एक मुकम्मल स्त्री की तस्वीर बनती है, और हमारे सामने एक सोशल स्ट्रक्चर भी सामने आता है, जिसमें ये स्त्रियां अपने भीतर की रोशनी से जगमगाती हैं। भले ही कृष्णा जी ने कभी स्त्रीवादी लेखन की पैरवी ना की हो, लेकिन उनके लेखन से एक स्वतंत्र, समझदार, नागरिक अधिकारों से संपन्न, एक काफी हद तक पढ़ी लिखी भी कहना चाहिए, जो पढ़ी लिखी नहीं भी हैं, वो भी खुद मुख्तार औरत की तस्वीर बनती है। और ये सबसे जरूरी है। ऐसा ही जीवन उन्होंने स्वयं भी जिया और ऐसा ही प्रस्तुत किया। यदि आपके कोई सवाल हों तो आमंत्रित है।
रेखा माँ, आपने तो विस्तार से स्वामी जी के जीवन और उनके बारे में बताया। स्वामी जी से मिलने और उनसे बात करने का सौभाग्य तो हमें नहीं मिला था, फिर भी उनसे सीधे परिचित एक व्यक्ति के रूप में रेखा माँ से सुनने का सौभाग्य हमें जरूर मिल गया। कृष्णा जी के पोशाक के बारे में पढ़ी थी, लेकिन आज तो विस्तार से के बारे में सुनने का अवसर मिला। आपने तो कृष्णा स्वामी जी के मित्रों मर्जानी, ये लड़की जिंदगी नामा आदि उपन्यासों का विस्तार से जिक्र किया और स्टीरियोटाइप जीवन बिताने वाली स्त्री को बदलने की कोशिश है कृष्णा जी के लेखन। रेखा माँ से पिछले रविवार के वेबिनार के बाद जब मैंने फोन पर बात की, तब मेरे मन में एक शंका थी कि आप बोलेंगी या नहीं, क्योंकि आपसे मेरा सीधा कोई परिचय नहीं था। सिर्फ फेसबुक में आपका व्याख्यान सुनने का सौभाग्य मिला था। मुझे आश्चर्य हुआ कि पूछते ही वेबिनार में बोलने के लिए आप सहमत हो गई। आभार है रेखा जी। आप जैसे लोगों के सहयोग से ये वेबिनार व्याख्यान माला चलाई जाती है। दूर बैठकर आप लोगों का भाषण सुनने का, सीधे जुड़ने का अवसर तो मिल गया। ये ऑनलाइन सुविधा का भरपूर उपयोग तो हमने किया। हमारे लिए एक वरदान है ये ऑनलाइन की सुविधा, क्योंकि हिंदी के क्षेत्र से जुड़े लोग यहाँ आकर सीधे सेमिनार में तो बोलने का, इतना भाषण सुनने का अवसर तो नहीं हो पाएगा। आज तो हमें ये इसका भी सौभाग्य मिल गया। और एक समय के गौरवपूर्ण विषय पर आपने व्याख्यान दिया। समर्पण का जीवन व्यतीत करने वाली स्त्री को सोचने के लिए विवश करती है। हाल ही मैंने जेंडर गैप इंडेक्स देखा तो 2006 से अब तक भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। पूरे भारत के को बदलने का इंतजार नहीं हमें करना है, हमें खुद सोचना है, खुद बदलना है। रेखा माँ का व्याख्यान हमें इसके लिए प्रेरित करता है। रेखा मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे चर्चा का समय है, आप अपना ऑडियो अनम्यूट करके चर्चा में भाग ले सकते हैं। मैंने कोशिश की कि मैं धीरे धीरे बोलूं और ऐसी हिंदी में बात करूं जो आप रोजमर्रा में सुनते हैं, जी, पता अच्छा लगा। ताकि विद्यार्थियों के लिए सुविधा हो। ऐसा तो होता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कई लोग जुड़ नहीं पाते हैं। हमारे एचओडी मैम ने मैसेज किया कि वे जुड़ नहीं पाई, और हमारे विभाग के 2-3 और टीचर्स है वे भी जुड़ नहीं पाए हैं, प्रिंसिपल जुड़ नहीं पाए हैं, इसलिए तो दिक्कत है। मैं जब दूसरे मीडिया का उपयोग किया था तब तो बहुत सारे लोग आया करते थे, लेकिन इसमें तो काफी जुड़ सकते हैं, काफी जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अभी तक ये वेबिनार चलाने का अवसर तो हमें मिल गया, ये सब तो रिकॉर्डिंग करने का अवसर भी मिल गया माइक्रोसॉफ्ट टीम में, तो आप जी, करते हैं। असल में मैं तो बस यही चाहूंगी कि थोड़ा भाषा हो सकता है कि कृष्णा जी ने हिंदी को भी बदलने की कोशिश की, तो उसमें बहुत पंजाबी के शब्द काफ़ी होते हैं और वो ये करती रहीं, लेकिन इसी बहाने हमें एक दूसरे की संस्कृति को जानने समझने का मौका मिलता है। तो मैं अनुरोध करूंगी आपके, खास तौर से आपके विद्यार्थियों से, कि जिन्होंने नहीं कृष्णा जी को अभी तक पढ़ा है, वो थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। और अगर आपको कभी
ज़रूरत लगे मेरी किसी सहायता की कि आप को कोई कहानियाँ चाहिए या उपन्यास, कोई लिंक वगैरह चाहिए तो मैं भेज सकूंगी। जी, कि हमारे उधर तो स्नातक स्तर के छात्र ही हैं, तो कुछ जी लेकिन हम तो कोशिश करेंगे। जी जी। कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं नंदिनी जी। हेलो, अरे आप बिना सुन रहे हैं ना? जी, आप बोल सकती हैं। रेखा जी, मेरा नाम बीना है। मैं सेंट पीटर्स कॉलेज की एक अध्यापिका हूँ। जी भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने कृष्णा सोपती के बारे में जो बातें कही, वे बहुत सारी बातें मेरे लिए बहुत नई थी। और आपको जो कृष्णा जी से मिलने का जो सौभाग्य मिला है, हमें तो ऐसा नहीं मिल पाया है। तो हम या दिल्ली से बहुत दूर है, इसलिए हमें तो ऐसे वहाँ के जो लेखिकाएं हैं उनसे मिलने का सौभाग्य तो हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप लोगों की जो भाषण है, इससे हमें बहुत कुछ मिल रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। हमारे विद्यार्थियों को भी जो मौका मिल रहा है। आप दिल्ली की जो लेखिकाएं हैं, दिल्ली के जो टीचर्स हैं, उनके भाषण सुनने का जो सौभाग्य मिल रहा है, यह इस ऑनलाइन की सुविधा के कारण ही है। और सिंधु जी को भी विशेष धन्यवाद अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही यह सौभाग्य हमें दे रहा है, क्योंकि वही यह वेबिनार चलाने में इतना तो क्या है स्ट्रेन ले रही है। तो सिंधु जी को भी विशेष रूप से धन्यवाद अदा करती हूँ। और एक बार और रेखा जी, आपको भी धन्यवाद। इतना समय इतनी अच्छी ढंग से, जैसे आपने बताया, बहुत ही धीरे धीरे से आपने जो भाषण दिया है, यह हमारे विद्यार्थियों को भी यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया। धन्यवाद जी। एक सवाल आया है चैट बॉक्स में, डॉक्टर जी सुगिदा का है। आपकी राय में स्त्री की नैतिकता की कसौटी क्या है? उसे देह से मुक्त होना चाहिए। मैं आपको मित्रों मरजानी के कॉन्टेक्स्ट से ही बात करूंगी। मित्रों मरजानी में ये जो औरत जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो सुमित्रा बनती है, एक मतलब इसका बैकग्राउंड ऐसा दिया गया है कि वो एक कसबन की बेटी है। कसबन मतलब जो वार वनिता कहें या मतलब खुला जीवन जीती है। तो उसकी बेटी एक परिवार के घर में पहुंच गई है। तो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा निबंध लिखा इस पे। तो उन्होंने कहा कि इस निबंध में कि ये एक तरह का ना हेड ऑन कोलिजन हो गया है कि एक लड़की जो उस परिवार से आती है और एक ऐसे कुलीन परिवार में आ जाती है, तो दोनों की नैतिकता की जो अवधारणा है वो टकरा जाती है। लेकिन मित्रों जो है वो अपने पति को लेके अपनी माँ के घर जाती है और तय हुआ है कि उसकी माँ का जो प्रेमी है इतने साल का, मित्रों एक रात उसके साथ गुजारने वाली है। अब जब मित्रों सीढ़ी चढ़ के जा रही है तो वो लौट आती है अपने पति के पास। तो अंत में जो होता है उससे बहुत सवाल उठे कि कृष्णा सोपती क्या कंजर्वेटिव हैं कि वो इस तरह के, मतलब उन्होंने मित्रों लौट कैसे आई पूरे उपन्यास में। तो कृष्णा जी ने कहा कि मेरा अपने पात्रों पर कोई बस नहीं है, ये मित्रों का अपना निर्णय है। तो वहां पहुंचकर मेरी कलम खुद ही रुक जाती है।
इसी तरह स्त्री की नैतिकता का जो सवाल है, ये स्त्री ही तय करेगी। स्त्री की नैतिकता की कसौटी क्या हो। निश्चित तौर पे मुझसे खुद कितनी बार ये सवाल पूछा गया कि ये जो मतलब मित्रों कर रही है, या ये जो उसकी आकांक्षा है, तो ये क्या समाज के लिए आदर्श स्थिति है। अब समस्या ये है कि मित्रों जो अपनी देह से अपने आप को जोड़ के देख रही है, वो तो अपनी अस्मिता को ही उसमें तलाश रही है ना। तो उसकी नैतिकता का मानदंड क्या हो, वो हम नहीं तय कर सकते। हम एक कि ये प्रेम जायज और ये नाजायज जैसा वर्गीकरण हम नहीं कर सकते। हर स्त्री अपने लिए खुद चुनती है। देह से मुक्त होना चाहिए। देह से मुक्त होना बहुत बड़ी बात है। मतलब क्यों कह रही हूँ देह से मुक्त होना चाहिए कि जब आप देह से मिलने वाले जो सुख दुख हैं, आप उससे ऊपर उठ जाएं। लेकिन जिस देह मुक्ति की बात शायद आप कर रही हैं, जो स्त्री विमर्श के कॉन्टेक्स्ट में होता है, उसमें ये कहा जाता है कि स्त्री का जितना भी शोषण हो रहा है वो उसकी देह के कारण ही हो रहा है। तो अगर वो अपने शोषण को निरस्त कर देना चाहती है, तो वो अपनी देह को नजरअंदाज करे या यौन शुचिता को नजरअंदाज करे। मतलब ये उसके जीवन की बहुत बड़ी कसौटी नहीं होना चाहिए। लेकिन देह की मुक्ति का तात्पर्य क्या होगा कि वो जिससे संबंध बनाना चाहती है वो बना सकती है। मतलब अगर स्त्री मुक्ति को देह मुक्ति का पर्याय माना जाए। लेकिन इसमें सबसे नाजुक बात जो ध्यान देने की है कि वो बाजार का रोल क्या है। जैसे मान लीजिए कि कुछ समय पहले आप में से कितने लोग कितने छोटे हैं मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारी पीढ़ी के लोग ये बात जरूर समझते हैं कि अचानक से जब दौर आया 90s में कि कौन सी हीरोइन देह की नुमाइश ज्यादा कर सकती है, और बिपाशा बसु का एक स्टेटमेंट मुझे याद है जिसमें उन्होंने कहा कि आई फील हैप्पी व्हेन समबडी कॉल्स मी सेक्सी। तो मतलब तो क्या हुआ है कि जैसे ये जो नियो कॉलोनियल स्टेट है, ये जो पोस्ट मॉडर्न स्टेट है, इसमें कई लोगों ने स्त्री का फायदा भी उठाया कि उसे अब बाजार से लड़ने की जरूरत नहीं। अगर बाजार ये चाहता है कि एक्सपोज करे, अपनी देह को और उजागर करे, नुमाइश की वस्तु बनाए, ऐसे विज्ञापन करे या फिल्में करे, तो अब उसको लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। उसने तो उसको समझा दिया कि ये तुम्हारी देह है, तुम्हारा इस पे अधिकार है, तुम कैसे भी कहीं भी जा सकती हो और अपनी देह पर अपना तुम्हारा मतलब उसे कैसे भी एक्सपोज कर सकती हो। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर बाजार ये डेफिनेशन उसे इसलिए देता है कि बाजार का फायदा हो, तब उसमें प्रॉब्लम है। नहीं तो हर स्त्री अपनी नैतिकता का पैमाना खुद तय कर सकती। आशा करती हूँ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। सुविधा जी, आप सुन पा रही हैं? जी, और एक हम लिखा है चैट बॉक्स में, रेखा जी बहुत अच्छा व्याख्यान आपने दिया। मैंने अभी कुछ समय पहले ही मित्रों मर्जानी किताब पढ़ी और ये भी सोचती थी कि कृष्णा जी की उस वक्त कितनी बेबाक लेखनी थी स्त्री के चरित्र को प्रस्तुत करने की। आज की स्थिति में ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त लिखना पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। प्रणाम रेखा जी, बहुत ही अद्भुत व्याख्यान से हम आप सब लोग लाफान्वित थे।
और मुझसे भी धन्यवाद अदा किया है। जी, धन्यवाद। एक और अंजलि का सवाल भी है नीचे। महादेवी वर्मा के स्त्री मुक्ति और कृष्णा सोबती के स्त्री मुक्ति में क्या समता और असमानता है? एक सबसे बड़ी समानता है कि महादेवी वर्मा ने भी इस बात के लिए कोशिश की कि स्त्री की श्रृंखला की कड़ियों में उनके कई निबंध हैं जिसमें वो ये कह रही हैं, दो बातें कहती हैं, मतलब ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि अगर मातृत्व इतनी बड़ी चीज है, इतने उसकी इतनी गरिमा है, तो स्त्री इतनी गरीब क्यों है? कि कौन सा समाज ऐसा हो सकता है कि जिसमें अगर उसको इतना महिमा मंडित किया गया लेकिन उसके बावजूद उसको कोई आर्थिक अधिकार नहीं दिए गए। तो महादेवी वर्मा ने बहुत गंभीरता के साथ इन चीजों का विश्लेषण किया कि स्त्री की जो दयनीय स्थिति है वो उसके आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में ही है। तो एक तरह से महादेवी स्त्री की जब आर्थिक स्वतंत्रता, वो कहती है किसी भी समाज का विकास ऐसे नहीं हो सकता कि उसकी दो इकाइयां हो और एक इकाई का बिल्कुल विकास ना हो, तो समाज का विकास कैसे होगा? तो स्त्री मुक्ति या स्त्री के विकास के लिए ये जरूरी है कि उसे समानता से देखा जाए, उसे आर्थिक अधिकार दिए जाएं और परिवार और मातृत्व के नाम पर उससे समर्पण की इतनी अधिक अपेक्षा ना की जाए जिससे कि वो अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को ही भूल जाए। कृष्णा सोबती के यहाँ भी ये सवाल लगातार बना रहता है कि स्त्री को अपने वजूद को पहचानने का पूरा अधिकार होना चाहिए और स्त्री को वो स्त्री के नजरिए से देखने से बिल्कुल इनकार करती हैं। वो कहती हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें जैसे पुरुष रहता है, जो उसके मतलब यहाँ तक भी वो कहती हैं कि पुरुष को कोई पुरुष लेखक कहता है तो स्त्री को स्त्री लेखक कहने से आप उसके लेखन को छोटा करते हैं। तो कृष्णा सोबती भी स्त्री के राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक अधिकारों की बात करती है। उसी बराबरी में वो एक बराबरी देखती हैं और मुझे लगता है कि यही स्त्री मुक्ति की भविष्य की दिशा है कि हमने जेंडर सेंसिटिविटी देखा, जेंडर स्टीरियोटाइप देखा, तो क्या हम इस स्थिति की तरफ बढ़ सकते हैं जिसमें स्थितियां सच में जेंडर न्यूट्रल हो? लेकिन ये जेंडर न्यूट्रल तभी होंगी अगर हम एक स्त्री को स्त्री की जितनी भी तमाम भूमिकाएं हैं उससे पहले एक स्वतंत्र देश का नागरिक मानेंगे। तो कृष्णा सोबती के यहाँ लोकतंत्र जो है वो बहुत की वर्ड है। स्त्री हो या पुरुष, ये लोकतंत्र को स्थापित करना ही है। तो मुझे लगता है कि जिस स्त्री मुक्ति की बात महादेवी करती हैं, कृष्णा सोबती भी उसी को आगे बढ़ाती है। और दोनों ही अपने समय से आगे की लेखिका है, ये भी हमें मानना चाहिए। और दोनों ने, जिसे हम कह सकते हैं ना, रियल टाइम विमेन जैसी स्त्रियां होती हैं, अतीत के चलचित्र हो, स्मृति की रेखाएं हो, तमाम जो स्त्रियां उनके जीवन में थी, जिन संघर्षों से वो जूझ रही थी, उनका लेखा जोखा महादेवी ने अपने लेखन में दिया। कृष्णा सोबती ने भी अपने लेखन में जैसी कि औरतें होती हैं, जिन कष्टों से गुजरती हैं, उस सब की बात की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। ख्याल से डॉक्टर निशांत आलोक जी के सवाल का समाधान तो मिल गया होगा। हम अगले कार्यक्रम के आगे की ओर तो बढ़ते हैं। नंदिनी जी। जी, अब हम लोग कार्यक्रम के अंतिम दिशा के ओर बढ़ रहे हैं, समाप्ति के ओर। और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए
आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम की संयोजिका हमारा प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु टीए मैम को। जी, आज मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं हमारे एचओडी मैडम से आज जुड़ नहीं पाई, इसलिए मैं ही आज यहाँ कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। सबको मेरा प्रणाम। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला है यह। हमने तो 2 व्याख्यान मालाएं चलाई, 12 व्याख्यानों की। आज हमारी दूसरी व्याख्यान माला का अंतिम व्याख्यान भी पूरा हो चुका है। हमारे महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर ही हिंदी का अध्यापन होता है। स्नातक स्तर से ही छात्रों को हिंदी की विशालता का परिचय दिलाने के लिए इस व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था। साथ ही देश भर के छात्रों को भी सुनने का अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार के रूप में रखा गया था। हम आप सबके प्रति आभारी हैं। व्याख्यान के द्वारा, पर्चा प्रस्तुति के द्वारा और सिर्फ भागीदारी से इन व्याख्यानों को आप लोगों ने संपन्न किया था। 24 व्याख्यानों में देश भर के कई विश्वविद्यालय से कई वक्ता आ गए। मैं सबसे पहले इस वेबिनार व्याख्यान माला के अध्यक्ष हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को उनकी अनुपस्थिति में ही सबकी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और हमारे इस 24 व्याख्यानों में देश के कई विश्वविद्यालयों से कई लोग जुड़ गए थे, जैसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के भूतपूर्व प्रति उपकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ए अरविंदाशन सर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान से प्रोफेसर माधव हाडा जी, कोचिन विश्वविद्यालय के एमरिटस प्रोफेसर डॉक्टर आर शशिधरन सर, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से भगवान दास मोरवाल जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर डॉक्टर आशीष त्रिपाठी सर, प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी, पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय मेघालय से प्रोफेसर डॉक्टर भरत प्रसाद जी, कुमायूं विश्वविद्यालय उत्तराखंड से प्रोफेसर शैलेश जी, उत्तराखंड के ही प्रख्यात पत्रकार तथा विज्ञान कथाकार देवेंद्र मेवाती जी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से प्रोफेसर प्रीति सागर जी, माइक्रोसॉफ्ट के बालेंदु शर्मा दीदी जी, नॉटनल के संस्थापक नीलाभ श्रीवास्तव जी, केरल के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से डॉक्टर सी राधामणि जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे बनास जन के डॉक्टर पल्लव जी, डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी, डॉक्टर सैयद मुबीन सहरा जी, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद से डॉक्टर प्रियदर्शिनी जी, राजस्थान विश्वविद्यालय से डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी, डॉक्टर रेणु व्यास जी, श्री शंकरा संस्कृत विश्वविद्यालय केरल से डॉक्टर अच्युतानंद मिश्रा जी, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय झारखंड से डॉक्टर विभा शंकर जी, सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय झारखंड से डॉक्टर राहुल सिंह जी, मुंबई विश्वविद्यालय से डॉक्टर जयश्री सिंह जी, छत्तीसगढ़ के संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय से डॉक्टर विश्वासी एक्का जी आदि ने अपने व्याख्यानों से व्याख्यान माला को संपन्न किया था। सबके प्रति हमारा आभार व्यक्त करती हूँ। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राध्यापक बंधु तथा शोध छात्रों ने पर्चा प्रस्तुत किया था। आप सबके सहयोग से ये सुचारू रूप से चलाने में हम सफल हुए हैं। केरल हिंदी साहित्य मंडल के विशिष्ट व्यक्तित्वों के प्रति भी हम आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। विशेषकर केरल हिंदी साहित्य मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर टी.एन. विश्वम्भरन सर के प्रति हमारी आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और सचिव तथा पहली व्याख्यान माला की सह संयोजिका डॉक्टर सी राधामणि जी के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ और कृतज्ञता भी ज्ञापित करती हूँ।
सेंट पीटर्स महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रभाषा साहित्य संघ जो हमारे विभाग के एक साहित्यिक संघ है, उसके सभी सदस्यों के प्रति आभार और कृतज्ञता। कंपेयरिंग करके हमारी पूर्व छात्रा एवं कोचिन विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर छात्रा ज्योति कृष्णन और झारखंड से के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की शोध छात्रा बबली कुमारी, दोनों ने इनकी गरिमा बढ़ाई थी। दोनों के प्रति हमारा आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। यहाँ तक कि हमारे भारतेंदु भवन से बनारस से आज भी दीपेश चंद्र जी जुड़ गए हैं, हमेशा जुड़ जाया करते थे। उनके प्रति भी हमारा आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारे छात्र भी दीपेश जी के उधर भारतेंदु भवन गए थे, बहुत आभार सर। और विदेश से भी, बाहर से भी हमारे पूर्व छात्र यहाँ वेबिनार में आज भी जुड़ गए हैं और पर्चा के द्वारा और भागीदारी के द्वारा झारखंड से, बनारस से, आगरा से, मुंबई से, दिल्ली से, राजस्थान से, हैदराबाद से कई छात्रों ने भाग लिया था। सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अपने विभाग के सभी प्राध्यापक बंधुओं के प्रति औपचारिकतावश कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। सबके प्रति आभार और नमस्कार। ये भी घोषणा करना चाहती हूँ कि अगले साल, अगले अकादमिक वर्ष में हम मलयालम साहित्य पर कुछ व्याख्यान इसी प्रकार आयोजित करना चाहते हैं। यहाँ के जो हिंदी के विद्वान हैं, इसमें तो कईयों को बोलने का अवसर नहीं मिला था, उनको मलयालम साहित्य पर बोलने के लिए तो रखा गया है। तो अगले साल जून से, शायद बारिश के बाद, तो हम शुरू करेंगे। आप सभी का सहयोग चाहते हैं और आगे भी आप हमारे विभाग से संपर्क में रखिए। हो सकता है तो आपको सीधे यहाँ तक आने का अवसर मिल जाए तो कृपया आ जाइए, हमारे कॉलेज में आकर हमें धन्य बना दीजिए। और सबके प्रति एक और बार नमस्कार। इसी के साथ इसके समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, बहुत धन्यवाद।